नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। आज पूरे 10 साल बाद दमन और मेघा ने अपना घर खरीदा था। आज इसका उद्घाटन था। इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कई सारे रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन सिर्फ मेघा के मायके की तरफ के। दमन का तो एक भी रिश्तेदार वहाँ नहीं था। ऐसा नहीं था कि दमन के परिवार वाले नहीं थे। उसके परिवार में उसकी मम्मी जमुना जी, छोटा भाई अविनाश और उसकी पत्नी बहन जागृति सब थे। लेकिन उसने किसी को नहीं बुलाया था और ना ही किसी ने उनसे बुलाने के लिए कहा। मेघा अभी कलश लेकर घर में प्रवेश करने वाली थी। घर के बाहर खड़े दमन की नज़र मेघा पर चली ही गई थी। आज वाकई मेघा बहुत सुंदर लग रही थी। कितनी निश्चल हंसी के साथ वो लोगों का अभिवादन कर रही थी। आखिर मेघा ने एक सच्ची जीवन संगिनी की तरह पूरा साथ दिया था उसका। उसे यूं हंसते मुस्कुराते देखकर आज उसे अपनी पुरानी बातें बार बार याद आ रही थी। जब 10 साल पहले उसकी बहन जागृति की शादी पक्की हुई थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, पर आए दिन मेघा और दमन की बहसबाजी बढ़ चुकी थी। उस दिन भी घर में बहुत बहस हो रही थी। तुम्हारी मम्मी बुजुर्ग है तो हर बार वो सही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। बड़े बुजुर्ग भी गलतियां करते हैं। मेघा अपने पति दमन से बोली, बस तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है और बेवजह मम्मी के पीछे पड़ी रहती हो। उन्होंने तुमसे ज़्यादा उम्र देखी है, तुमसे बेहतर तरीके से जानती है कि घर कैसे चलाना है, रिश्तेदारी कैसे निभानी है। इसीलिए अपनी ज़बान बंद ही रखो और मेरी मम्मी के खिलाफ़ मुझे भड़काना बंद करो। दमन ने कहा, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? इतना सब करके एक तरह से तुम लोग अपनी बहन के ससुराल वालों के लालच को बढ़ा रहे हो। इतना सिर उठाना भी सही नहीं है। कर्ज ले लेकर तुम लोग ये सब किए जा रहे हो, बाद में चुकाना भी तुम्हें ही पड़ेगा ना। मेघा ने कहा, सच कहा है किसी ने कि एक भाभी ननद को देकर कभी खुश नहीं होती। मेरी बहन की शादी के मैटर में तुम्हें बीच में अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं और मम्मी सब संभाल लेंगे। तुमसे काम होता है तो ठीक है, नहीं तो तुम भी एक तरफ हाथ बांध कर बैठ जाओ। दमन ने हाथ जोड़कर कहा। ये सुनकर मेघा की भी आंखों से आंसू आ गए और दमन उसे यूं ही कमरे में छोड़कर चला गया। घर में ले देकर 5 सदस्य ही तो थे। जब से ननद जागृति की शादी पक्की हुई थी, तब से घर में रोज़ ही ऐसा कोई ना कोई माहौल बन ही जाता था। लेन देन की बात को लेकर घर में सभी 4 सदस्य दमन, उसकी माँ जमुना जी, देवर अविनाश और खुद जागृति एक तरफ हो जाते थे और मेघा अकेली एक तरफ रह जाती थी। दमन का अपनी मम्मी पर विश्वास ज़्यादा था। मम्मी जो कहती थी वो वही करता था। वो कंपनी में नौकरी करता था और महीने के 40,000 रुपये कमाता था, जबकि अविनाश अभी कॉलेज में फाइनल ईयर में था और जागृति ने अभी अभी पढ़ाई पूरी की थी। खुद मेघा भी एक कंपनी में जॉब करती थी। उसकी तनख्वाह भी ठीक ठाक ही थी। बस दोनों की कमाई के अलावा घर में इनकम का कोई और जरिया नहीं था। प्रॉपर्टी के नाम पर भी 3 कमरों का मकान था और एक 50 गज का ज़मीन का टुकड़ा और था, जो दमन के पापा ने बहुत साल पहले ख़रीदा था। जागृति की शादी जमुना जी ने अपने से ऊंचे घर में पक्की की थी, लेकिन अब शादी में खर्च भी उनके बराबरी का करना चाहती थी। जब गार्डन बुक करने की बात आई तो मेघा की एक सहेली के ज़रिए गार्डन बुक हो रहा था। दरअसल वो गार्डन उसकी सहेली के रिश्तेदार का ही था, इसीलिए मोल भाव कर वो गार्डन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए का पड़ रहा था। लेकिन जमुना जी ने उसमें भी मीन मेख निकाल दी, ये कहकर कि ये गार्डन उनके लिए समधियों के अनुसार उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। वो लोग हाई फाई लोग हैं, ऐसे छोटे मोटे गार्डन में कहाँ आएंगे। थोड़ा ढंग का गार्डन कर लो। हालांकि उस समय तो दमन भी जमुना जी के पक्ष में नहीं था। आखिर उसे भी अपनी जेब के अनुसार काम करना था। लेकिन जमुना जी ने कहा, अरे बेटा, तू डरता क्यों है?
अभी तो कहीं से पैसे का बंदोबस्त कर ले, बाद में 50 गज के ज़मीन के टुकड़े को बेचकर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। कम से कम हमें हमारी समधियों की इज्जत का भी ख्याल रखना है और उनका स्टैंडर्ड भी बनाए रखना है। तभी जागृति अपने ससुराल में खुश रह पाएगी। आखिर जमुना जी पर विश्वास कर दमन ने दूसरी जगह गार्डन बुक किया, जो कि उसे 7 लाख रुपए का पड़ा था। तब भी मेघा ने बहुत समझाना चाहा था, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अब शादी की शॉपिंग को लेकर भी आए दिन घर में हंगामा होने लगा। 1000-2000 की साड़ियाँ तो जागृति को पसंद ही नहीं आ रही थी। एक भी साड़ी उसने 6-7 हज़ार से कम की नहीं ली। जब मेघा ने कहा तो जागृति ने ही झिड़क दिया, भाभी आप तो मुझे देखकर जलती हो, इसीलिए मुझे कुछ नहीं दिलाना चाह रही हो। अरे मैं आपका पैसा खर्च करवा रही हूँ क्या, जो आपको इतना दर्द हो रहा है? देखो जागृति, तुम मेरा पैसा खर्च नहीं करवा रही हो, लेकिन अपने भाई का तो करवा रही हो ना, और तुम्हारा भाई मेरा पति है, तो मुझे भी सोचना पड़ता है, आखिर चुकाना तो उसे ही है। मेघा हर बार एक ही बात कहती, जब भाई को कोई परेशानी नहीं है तो आप बीच में क्यों बोल रही हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जागृति मुंह तोड़कर जवाब देती तो मेघा चुप हो जाती। अभी 8 दिन पहले समधियों को देने के लिए कपड़े खरीदने के लिए सब लोग बाजार गए थे। जागृति की सास, ननद, जेठानी सबको देने के लिए इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ वो लोग पसंद कर रहे थे। तब भी मेघा से रहा नहीं गया था और उसने इस बारे में कहा था तो उन लोगों ने मेघा को उसी समय वापस घर भेज दिया। मेघा बेइज्जत होकर घर वापस आ गई। उसने उस समय ठान लिया कि वो दोबारा इस बारे में बात नहीं करेगी, लेकिन आज वो लोग बारातियों को देने के लिए चांदी के सिक्के खरीदने जा रहे थे। हालांकि इस बारे में उन्होंने मेघा को नहीं बताया था, पर जब वो लोग कमरे में बैठकर बात कर रहे थे उस समय मेघा चाय पहुंचाने उस कमरे में आ गई और उसे सब कुछ सुनने आ गया। बस उससे रहा नहीं गया और उसने दमन को कमरे में बुलाकर उससे बात करनी चाहिए, तो दमन नाराज़ हो गया और उसके बाद इतनी बहस हुई थी कि मेघा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि दमन को कैसे समझाए। दमन को अपनी मम्मी के कहे अनुसार कर्जे पर कर्जे लिए जा रहा था। खैर मेघा पूरी शादी में कहती ही रह गई, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं। कितना सारा खर्चा ले लिया दमन ने अपने सिर पर। जैसे तैसे जागृति की शादी हुई और वो अपने ससुराल रवाना हो गई। लेकिन अब शादी को पूरे 1.5 महीना होने को आया था, लेकिन अभी तक जमुना जी ने उस ज़मीन को बेचने की बात तक नहीं की। अब तो कर्जदार भी दमन से पैसे मांगने लगे थे। वो सबको आज या कल की बात कहकर टालता रहा, लेकिन आखिर कब तक? उसने जमुना जी से इस बारे में बात की तो जमुना जी ने उस ज़मीन को बेचने से साफ मुकर गई। देख दमन, कर्जा तूने लिया है तो उसे चुकाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगर मैं वो ज़मीन का टुकड़ा बेचकर वो पैसा तुझे दूंगी तो मेरे बुढ़ापे में क्या करूंगी? मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हो जाऊंगी। अभी तो अविनाश की पढ़ाई, उसकी शादी भी बाकी है। नहीं नहीं, मैं वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं बेच सकती। सुनकर दमन सख्ते में आ गया। विश्वास ही विश्वास में जिस ज़मीन के टुकड़े के पीछे उसने इतना कर्जा सिर पर ले लिया, उसे तो देने से ही जमुना जी इनकार कर दिया। पर मम्मी, आपने तो कहा था कि कर्जा ले लो, बाद में ज़मीन बेचकर तुम्हें मैं कर्जा चुकाने में मदद कर दूंगी। आप ही बताओ कहाँ से चुकाऊंगा मैं इतना पैसा? दमन ने कहा। तो और क्या कहती मैं? ये तेरी बीवी तो हर चीज़ में टांग अड़ा रही थी, कुछ भी हमारी मर्जी का करने ही नहीं दे रही थी। और फिर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हो, कर्जा तो तुम लोग चुका ही सकते हो। ये ज़मीन का टुकड़ा मेरे भविष्य के लिए है, मैं तो कुछ नहीं देने वाली। कहकर जमुना जी ने इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। दमन ने जमुना जी को मनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। यहाँ तक कि अविनाश और जागृति ने छोटे होकर भी दमन को ही लताड़ दिया। अब तो हालत ये हो गई थी कि कर्ज चुकाने के चक्कर में उसकी स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी थी। अब जागृति के ससुराल में वो ठीक से त्यौहार नहीं भेज पा रहा था,
तो अब जागृति को भी ससुराल से सास जेठानी के ताने सुनने को मिलने लगे थे, जिससे एक दिन जागृति गुस्से में घर आई और उसने तो दमन से यहाँ तक कह दिया, मेरी शादी करवा कर कोई एहसान नहीं किया आपने, यह आपकी जिम्मेदारी थी। दुनिया को दिखाने के लिए इतना खर्चा किया है आपने, लेकिन अब त्यौहार नहीं कर पा रहे हो। मुझे मेरे ससुराल में इतने ताने सुनवा रहे हो। आप भाई नहीं दुश्मन हो मेरे। लेकिन तब भी जमुना जी का दिल नहीं पसीजा था। उल्टा वो तो खुद उन सबके साथ मिलकर उसे ताने देने लगी थी। सब जानती हूँ तुम्हारे ये नाटक में। तुम दोनों पति पत्नी जानबूझकर इसे ससुराल त्यौहार नहीं भेजते हो, ये सोचकर कि मैं वो ज़मीन बेच दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये ज़मीन तो नहीं बेचूँगी। ये ज़मीन तो अब मेरे मरने के बाद ही बिकेगी। अपनों के मुंह से ये बातें सुनकर दमन पूरी तरह से टूट गया था। काफ़ी दिन तक तो वो बीमार ही रहा था, लेकिन घर में किसी को कोई लेना देना नहीं था। सबको यही लगता कि वो नाटक कर रहा है। आखिरकार दमन कुछ गलत ना कर ले, ये सोचकर मेघा दमन को लेकर उस घर से अलग हो गई। लेकिन तब भी जमुना जी ने रिश्तेदारी में खूब उन लोगों की बदनामी की थी। सबको यही कहती थी कि प्रॉपर्टी के पीछे दोनों पति पत्नी उनसे लड़कर अलग हो गए। लेकिन मेघा ने अब इस ओर भी ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी ने कर्जा चुकाना शुरू किया। जिन लोगों को पैसे की जल्दी थी, उन लोगों के लिए मेघा ने अपनी ज्वेलरी बेचकर कर्जे की पूर्ति की थी। बाकी मेघा की इनकम से घर चला था और दमन की इनकम से पूरा कर्जा चुकाने में जाती थी। इसके अलावा भी दमन ने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान पता चला कि अविनाश की नौकरी भी लग गई और उसकी शादी भी हो गई, और उस ज़मीन के टुकड़े भी बेचकर ही जमुना जी ने उसकी शादी की थी। पर उन्होंने मेघा और दमन को बुलाया तक नहीं। ये खबर भी उन्हें रिश्तेदारों के ज़रिए ही पता चली थी। सुनकर दमन को बहुत दुख हुआ था। जिनके पीछे वो कर्जे में आ गया, आज किराए के घर के एक कमरे में रह रहा है। उन लोगों ने उसका ध्यान तक नहीं रखा, पूरी तरह से ही रिश्ते को जानकारी दिया। लेकिन उसके बाद उसने ठान लिया कि अब वो बेहतर स्थिति में आकर ही रहेगा। एक दिन उसका अपना खुद का बड़ा सा घर होगा। खैर, 5 साल में कर्जा तो चुक गया। उस दौरान वो दोनों एक बेटी के माता पिता भी बन गए। कर्जा चुक जाने के बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया, जिसे दिन में मेघा संभालती थी और शाम को अपनी जॉब से आने के बाद दमन संभालता था। लेकिन जब बिजनेस धीरे धीरे चल पड़ा तो उसने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया और अब अपना पूरा फोकस बिजनेस पर ही लगा दिया। काफ़ी कोशिश और मेहनत के बाद आखिर आज मेघा और दमन का भी अपना एक बड़ा सा घर था, और अब खुशी खुशी ढोल धमाकों के बीच दोनों पति पत्नी अपनी प्यारी सी बेटी के साथ उस घर में प्रवेश कर रहे थे।